चलो दोस्तों, फटाफट से आपके अगले चैप्टर में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिबेंचर्स का रीपेमेंट सीखेंगे। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग इश्यूज की एंट्री सीख चुके थे। आपको पता होगा हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, पार पे और प्रीमियम पे। पर रिडीम उसको हम सिर्फ दो ही कैटेगरी में कर सकते हैं, या तो पार या फिर प्रीमियम। या तो पार या फिर प्रीमियम। तो हमारे को रिडम्पशन करना है या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके लिए दोस्तों अपने को पहले थोड़ी सी कुछ इसमें चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि डिबेंचर्स भी कौन इशू करती है? कंपनीज। और कंपनीज पे कौन सा एक्ट अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 की अपने को प्रोविजंस और उसके रूल्स के रिगार्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट कुछ बातें बताता है रिगार्डिंग रिडम्पशन और डिबेंचर, तो वो हम देखते हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि दो तरह की कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी में दो तरह की कंपनी होती है, एक तो अनलिस्टेड और एक लिस्टेड। देखो वैसे तीन तरह की कंपनी होती है, कौन कौन सी? वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अपन स्पेसिफिकली पब्लिक कंपनी में बात कर रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी में भी दो तरह की होती है। एक तो जो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड हो, जिसका शेयर सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है, जो लिस्टेड होता है बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज पे। और एक ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिक तो होती है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ होता है, बट उसका शेयर जो होता है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। तो अगर मान लो कंपनी है, और अगर कंपनी है अनलिस्टेड, तो अब अनलिस्टेड कंपनी में भी यहाँ पे बहुत सारी तरीके की कंपनी होती है। जैसे एक हो गई यहाँ पे AIFI। अब सर ये AIFI क्या होती है? तो AIFI होती है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होती है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर देखो अगली कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे बैंकिंग कंपनी, मतलब जिसका काम क्या है सर? कम ऑन, बैंकिंग नेचर का ट्रांजेक्शन ये लोग करते हैं, ठीक है। एक होती है NBFC। NBFC सुना है कभी नाम? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन वहां पे नहीं होते, मतलब वहां पे कस्टमर्स के अकाउंट वगैरह डिपॉजिट्स होना, सेविंग अकाउंट वगैरह बनना, ये सब चीजें नहीं होती। बट वो कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे बैंकिंग कंपनी तो क्या होती है कि वो कस्टम जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स भी लेती है, उनको लोन भी देती है, FD भी करवाती है, सेविंग बैंक अकाउंट भी खुलवाती है, करंट अकाउंट भी खुलवाती है। आप बैंकिंग कंपनी में अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट खोल के उनके ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो। तो बैंकिंग कंपनी में सब तरीके का काम होता है। नॉन बैंकिंग कंपनी में क्या होता है सर? मेजरली वहाँ पे सिर्फ फाइनेंस का काम होता है, वहाँ पे बैंकिंग वाला काम नहीं होता है। डिपॉजिट्स वगैरह, सेविंग बैंक, FD वगैरह, FD भी होती है, बट वहाँ पे डिपॉजिट्स वगैरह, अकाउंट वगैरह जो अपन जनरल बैंकिंग के बिजनेस होते हैं वो NBFC में नहीं होता है। हालांकि ये डीप टॉपिक है, बट एक होती है NBFC, एक होती है AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होती है बैंकिंग कंपनी, एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और एक होती है अपने HFC। HFC कौन सी होती है देखो? HFC को अपन बोलते हैं हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। होगा यहाँ पे, ये रहा, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो बेसिकली नेशनल हाउसिंग बैंक्स में रजिस्टर्ड होती है। इनको बोलते हैं हम लोग HFC। क्या बोलते हैं कमोन? HFC, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। समझ में आ रहा है आपको? तो सर देखो मैंने आपको बताई कौन कौन सी कैटेगरी बताई आपको मैंने अभी यहाँ पे। एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। एक होती है इनके अलावा कोई कंपनी होती है जिसका काम बैंकिंग का और फाइनेंस का नहीं होता है, तो उसमें होती है अपने बेसिकली FI, और एक होती है NFI। FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके अलावा होता है एक नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो छह तरह की कंपनी होगी मेरे पास में। एक तो AIFI, एक बैंकिंग कंपनी, एक हो गई NBFC, एक हो गई HFC, एक हो गई अदर्स के अंदर FI, अदर FI, इनके अलावा कोई दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और एक कंपनी हो गई NFI। NFI का मतलब जैसे रिलायंस, टाटा, अडानी, जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग वेडिंग का करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका फाइनेंस नेचर का काम नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्लियर है? अब अगर मान लो अनलिस्टेड कंपनी के अंदर, अनलिस्टेड कंपनी है, अब अनलिस्टेड कंपनी में मैंने दो ग्रुप बनाए यहाँ पे। एक तो एक ग्रुप बनाया चार कंपनी का, जिसके अंदर AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC और HFC है, और एक ग्रुप बनाया मैंने अदर्स, इन चारों कंपनी के अलावा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर वो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसमें किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज एक्ट को?
डिबेंचर रिडम्पशन करने के लिए होता क्या है दोस्तों, हमको है ना डीआरआर बनाना पड़ता है। इसको बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो क्या सर सब सारी कंपनीज को बनाना पड़ता है या सबको नहीं बनाना पड़ता? उसके बाद अगर जिसको बनाना पड़ता है तो कितना परसेंट का बनाना पड़ता है? याद है आपको, अपन जैसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करके आए थे, तो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के अंदर आपको पता होगा हर कंपनी को अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रही है तो क्या बनाना पड़ता था? सीआरआर। याद है क्या आपको? अगर कोई कंपनी है जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रही है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको क्या बनाना ही पड़ेगा? सीआरआर। वो भी किसके बराबर? जितनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हैं उसके बराबर उनको सीआरआर बनाना पड़ता था। यस और नो, ये कहानी थी। तो वैसे ही इस डिबेंचर के रिडम्पशन में अपने को डीआरआर बनाना पड़ता है। अब डीआरआर हमेशा बनाएंगे या प्रॉफिट से रिडीम करेंगे तब बनाएंगे? प्रॉफिट से रिडीम करेंगे तब बनाएंगे डीआरआर। क्या बनाएंगे? कमॉन, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी को डीआरआर बनाना है पहली बात तो, और कौन सी कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना है। फिर अगर किसी कंपनी को डीआरआर बनाना है तो उसको नॉमिनल वैल्यू का कितना परसेंट डीआरआर बनाना है, ठीक है, वो अपन चेक कर रहे हैं। तो अगर एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी अगर कौन सी वाली है? अनलिस्टेड, तो उसको डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और उसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। मतलब जो अपन डीआरआर में पैसे डालते हैं रिजर्व्स के अंदर, तो उस रिजर्व से हम लोग क्या है कि उस पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करवाना पड़ता है। अगली कंपनी से बोलता है कि भाई आप डीआरआर में पैसे रख रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि उस डीआरआर में पैसे डालने के बाद क्या करो, उस पैसे का कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दो। तो ना तो डीआरआर बनाना है यहाँ पे और ना ही डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? ना तो डीआरआर बनाना और ना ही डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, पहले मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कब बनाना है कब नहीं बनाना, फिर आगे बताऊंगा कि डीआरआर बनाते कब है और कितना बनाते हैं, क्या कहानी है। ठीक है, अगर मान लो अनलिस्टेड कंपनी के अंदर अदर एफआई और अदर एनएफआई है, तो क्या उनको डीआरआर बनाना है? तो बोलते हैं हाँ जी बनाना पड़ेगा। बोले कितना बनाना पड़ेगा? कम से कम, बोले जितनी फेस वैल्यू का डिबेंचर आप रिडीम करने वाले हो ना, उसका 10% का आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना करना पड़ता है क्रिएट? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड का 10% कम से कम आपको डीआरआर कम से कम बनाना पड़ता है। ज्यादा बनाओ कोई कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 10% का आपको फेस वैल्यू का डीआरआर बनाना पड़ता है। और क्या इनको डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है? तो बोलता है कि हाँ जी, आपको डिबेंचर रिडीम करने के लिए, पैसे की व्यवस्था करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ता है। वो भी कितना? बोले फेस वैल्यू जो भी रहेगी ना उसका 15% कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब सर इन्वेस्टमेंट क्या कहीं पे भी कर सकते हैं क्या? तो ये बोला नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट जहां पे हम आपको बताएंगे ना 4 5 6 सोर्स है, वहीं पे ही आप डिबेंचर रिडम्पशन को करने के पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अगर अपन मान लो अपन कोई नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दें और कल को अपनी कंपनी के पैसे डूब जाए, तो फिर अपन जब डिबेंचर रिडीम करने के लिए पैसा निकालेंगे तो पैसा निकलेगा नहीं, तो डिबेंचर्स होल्डर का क्या हो जाएगा? पैसा डूब जाएगा। तो उनके साथ धोखा ना हो इसलिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट वो करना है, पर कहाँ पे करना है वो भी इन्होंने बताया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ना डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, तो कितना करना है वो तो बता रहा है और कहाँ पे करना है वो भी बता रहा है, ताकि वो इन्वेस्टमेंट का पैसा डूब ना जाए, डिबेंचर होल्डर्स को रिस्क ना हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक बता रहा हूं मैं अभी आपको। तो एआईएफआई बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी अगर कौन सी वाली है? अनलिस्टेड, तो उनको ना डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट है और ना ही उनको डीआरआर इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नहीं है, करना चाहो तो करो, रिक्वायरमेंट नहीं है। करना चाहते हो आप, डीआरआर बनाना चाहते हो बनाओ, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करो, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर अनलिस्टेड कंपनी में, अदर में, इनके अलावा अदर एफआई है, तो उसको डीआरआर बनाना पड़ेगा। और इनके अलावा कोई मान लो एनएफआई, एनएफआई मतलब नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको भी डीआरआर बनाना पड़ेगा और डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। कितना? तो बोले डीआरआर बनाना पड़ेगा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड का 10% और फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम का 15% का डीआरआर इन्वेस्टमेंट भी आज करना पड़ेगा। तो सर इसको इन्वेस्टमेंट को जीवन में रखना पड़ेगा या डिबेंचर को जब रिडीम करेंगे तब इन्वेस्टमेंट बेच सकते हैं? जब डिबेंचर को रिडीम करोगे तब इस इन्वेस्टमेंट को आप बेच के जो पैसा आए वो रिडम्पशन में यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट करा ही किस पर्पज से है? डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पज से मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है। तो कितना करना पड़ता है? आप चाहो 100% कर दो, कोई मना ही नहीं है, पर कम से कम कितना बोल रहा है? कम से कम कितना बोल रहा है? जितनी फेस वैल्यू रिडीम करनी है उसका 15%, जितनी फेस वैल्यू रिडीम करनी है उसका 10% का डीआरआर बनाना है, जितनी फेस वैल्यू रिडीम करनी है उसका 15% का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। क्लियर है क्या? कुछ समझ में आ रहा है कितना कितना करना है? रूल क्या है आगे देखते हैं। अगर मान लो भैया लिस्टेड कंपनी है,
जिसका डिबेंचर का आप रिडीम्शन करना चाहते हो ना, वो कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। और अगर उस लिस्टेड कंपनी में, अब की बार मैं ग्रुप चेंज कर रहा हूं, पहला ग्रुप कौन सा है? AIFI, बैंकिंग कंपनी और अदर FI। AIFI, बैंकिंग कंपनी और अदर FI। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है, तो वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है? तो लिस्टेड कंपनी में अगर ये 3 टाइप की कंपनी है और ये कंपनी लिस्टेड अगर है और इनको अगर डिबेंचर रिडीम करना है, तो ना तो इनको DRR बनाना है, ना ही इनको DRR इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर अगले करना चाहते हैं तो करें, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये सब लिखा हुआ है कंपनीज के रूल्स में, लिखा हुआ है कंपनीज के एक्ट में, लिखा हुआ है। मैंने तो बस एक चार्ट बना के समराइज कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपने को रूल्स याद ना करना पड़े। अब ऐसे ही लिस्टेड कंपनी में बची कौन सी है बताओ? इन तीनों के अलावा कौन सी बची सर? एक तो NBFC बच गई, एक HFC बच गई और एक अदर NFI बच गई। तो अदर NFI, NBFC और HFC का यहाँ पे अलग ग्रुप बना दिया। इनको DRR बनाने की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर ये लिस्टेड है तो। अगर लिस्टेड NBFC है, अगर लिस्टेड HFC है, अगर लिस्टेड NFI है, तो इनको DRR बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है। बट जितना डिबेंचर रिडीम करना चाहते हैं उसकी 15% की फेस वैल्यू के बराबर इनको क्या करना पड़ेगा? DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हेलो, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? रूल्स बता रहा हूं कि DRR बनाना है कि नहीं बनाना है, और DRR बनाना है तो कितना बनाना है, DRR इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। तो देखो वापस से मेरे साथ रिपीट करो। अगर अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। पहला ग्रुप कौन सा है? AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC और HFC। अनलिस्टेड अगर AIFI, अनलिस्टेड बैंकिंग कंपनी, अनलिस्टेड HFC, अनलिस्टेड NBFC अगर है, ये 4 कंपनी है, तो ना तो DRR और ना ही DRR इन्वेस्टमेंट। अब अनलिस्टेड कंपनी में कौन सी बची? 2, अदर FI और NFI। अदर FI और NFI, इनको DRR भी बनाना है 10% के बराबर, और इनको DRR इन्वेस्टमेंट भी करना है 15% के बराबर। आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? ये रेगुलेशन का पार्ट है, रूल्स हैं, ये कंपनीज एक्ट बोलता है करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कम से कम है या मैक्सिमम बोला है? कम से कम। ज्यादा में ज्यादा आप चाहो तो 100% बनाओ, कोई मना ही नहीं है। 100% के बराबर इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई मना ही नहीं है। 100% के बराबर DRR बनाओ, कोई मना ही नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप DRR बनाना चाहते हो बनाओ, यहाँ पे भी अगर आप DRR इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो करो, कोई मना ही नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट नहीं बोलता यहाँ पे कि आपको करना ही नहीं है, ये तो बोलता है कि भैया जरूरत नहीं है करने की, बाकी आप करना चाहते हो तो करो, वो तो ऑप्शनल है। अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया बात है। अच्छी बात है, DRR बना रहे हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पर ये तो रिक्वायरमेंट बता रहा है मिनिमम। अब लिस्टेड कंपनी में 2 ग्रुप बनाए, कौन कौन से? AIFI, बैंकिंग कंपनी और अदर FI। अगर ये 3 कंपनीज है लिस्टेड, तो इनको DRR भी नहीं बनाना और इनको DRR इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। रिक्वायरमेंट तो नहीं है, करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर लिस्टेड कंपनी में अदर NFI है, ठीक है, और NBFC है और HFC है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, और अगर लिस्टेड है तो इनको DRR तो नहीं बनाना है, बट DRR इन्वेस्टमेंट करना है 15% का। बोलो क्लियर है? आया कि नहीं आया? अरे बोलो क्लियर है क्या सर? आया? रिक्वायरमेंट समझ में आया? ओके, आगे देखो। अब सर रिडम्पशन के तरीके कितने हैं? तो रिडम्पशन के तरीके वही 2 ही होते हैं। रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर में भी 2 ही टाइप थे। कौन से कौन से? बाय पेमेंट इन कैश और बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, या तो इनका रिडम्पशन हम लोग कैश में कर देंगे या इनके डिबेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं पहले बाय पेमेंट इन कैश। अगर रिडम्पशन हम कैश में पे करके करना चाहते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। पढ़ाया था मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, एक बार जाना। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में जाओ, फटाफट जाओ, फटाफट जाओ। वो था ना डिस्काउंट वाला, नंबर गलत बोल दिया क्या मैंने? डिस्काउंट वाला था ना, जहाँ पे लमसम में एक साथ रिडम्पशन कर रहे थे। हाँ ये पहला वाला कौन सा है? 11 ही है ना? देखो ना इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिया हुआ है, पेज नंबर 11.104 पे एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आओ। वहां पे देखो क्या था, वहां पे रिडम्पशन हम एक एक साल में टुकड़ों टुकड़ों में कर रहे थे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में, या इकट्ठा एक साथ कर रहे थे 5th ईयर के एंड में?
5th ईयर के एंड में इकट्ठा रिडम्शन कर रहे थे या हर साल के एंड पे 2-2 लाख का रिडम्शन कर रहे थे, बोलो। लास्ट एकदम 5वें साल के एंड पे इकट्ठा एक साथ रिडम्शन कर रहे थे, इसलिए अपन ने देखो वहां पे डिस्काउंट को डिवाइड बाय 5 किया था, चेक करो। इसलिए अपन ने क्या किया था, वहां पे डिस्काउंट को डिवाइड बाय 5 करके एसएलएम बेसिस पे हर साल बराबर 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 डिस्काउंट को पेंडर में लेके गए थे। याद आया कुछ? अरे याद आया? तो उस डिबेंचर को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर, उस रिडम्शन को हम बोलते हैं रिडम्शन इन लमसम। लमसम मतलब एक साथ इकट्ठा सबका पैसा दे देंगे। 10 लाख डिबेंचर्स मैंने अगर इशू कर रखे हैं तो मैं 10 के 10 लाख का रिडम्शन एक साथ 5th ईयर के एंड पे करूंगा एक साथ। इसको बोलते हैं लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। इलस्ट्रेशन 12 देखो, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, एनुअली हर साल कितने कितने लाख डिबेंचर, टोटल डिबेंचर कितने थे, 20 लाख रुपीस के टोटल डिबेंचर थे। 20 लाख रुपीस के टोटल डिबेंचर थे, चेक करो इलस्ट्रेशन 12 चेक करो। 20 लाख रुपीस के टोटल डिबेंचर थे, पर हम हर साल 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख का रिडम्पशन कर रहे थे। मतलब ओवरऑल 2 लाख डिबेंचर्स थे। उस 2 लाख डिबेंचर्स में से फर्स्ट ईयर के एंड पे 40,000 डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया, सेकंड ईयर के एंड पे 40,000 डिबेंचर कर दिया, थर्ड ईयर के एंड पे 40,000 का, फोर्थ ईयर के एंड पे 40,000, फिफ्थ ईयर के एंड पे 40,000। एक साथ इकट्ठा रिडम्पशन करा या इंस्टॉलमेंट्स में रिडम्पशन करा? एक साथ इकट्ठा रिडम्पशन करा या इंस्टॉलमेंट्स में? इंस्टॉलमेंट्स में, टुकड़ों में, पार्ट्स में। इसको बोलते हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। और मैंने वहां सिखाया भी था, पहले किसको पैसा देंगे कैसे पता लगेगा, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। मैंने कहा था चिट्टे निकालेंगे, मैंने कहा था ना भैया पता कैसे पड़ेगा कि पहले 40,000 किसका पेमेंट करें, तो मैंने कहा था ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। क्या करेंगे? बाय ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। जैसे भैया 2 लाख डिबेंचर मैंने इश्यू कर दिए, मैंने बोला 2 लाख में से कि फर्स्ट ईयर के एंड पे 40,000 डिबेंचर, 40,000 जिसके बाद डिबेंचर रहेंगे उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। अब वो 40,000 डिबेंचर में किसका पेमेंट पहले करूंगा, कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चिट्टियां निकालनी पड़ेगी, ड्रॉ ऑफ लॉट्स। फिर सेकेंड ईयर के एंड पे 40,000 डिबेंचर का रिडम्पशन कर दूंगा, फिर थर्ड ईयर के एंड पे 40,000, फिर फोर्थ ईयर के एंड पे 40,000 और फिफ्थ ईयर के एंड पे 40,000। तो टुकड़ों टुकड़ों में रिडम्पशन करा मैंने। इसको बोलते हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। और किसका पहले करेंगे किसका बाद में करेंगे पता तो नहीं है, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम, ड्रॉ करते हैं, लॉट्स में से चिट्टे निकालते हैं, जिसका पहले नाम आता है उसको पहले पेमेंट कर देते हैं। कुछ समझ में आया? तो या तो 5वें साल पे एक साथ इकट्ठा सब 2 लाख डिबेंचर्स को इकट्ठा पेमेंट देना है 5th ईयर के एंड पे, उसको बोलते हैं डिबेंचर का रिडम्पशन हुआ है लमसम में। और अगर हर साल कुछ 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 का रिडम्पशन कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। कुछ समझ में आया? 2 तरीके का रिडम्पशन हो गया। थर्ड देखो, थर्ड टॉपिक बहुत गजब था, बट आपके फाउंडेशन से हटा दिया और इंटर से भी रिमूव कर दिया, पर टॉपिक अच्छा था। ये टॉपिक कहता है कि मार्केट में जाओ, बाजार में जाओ जहां पे डिबेंचर की खरीद बेच हो रही है, और खुद की कंपनी के डिबेंचर ही खुद के डिबेंचर होल्डर से परचेज कर लो। उनको पता ही नहीं है अभी तक, भाई तुम डिबेंचर होल्डर हो मेरी कंपनी के, तुम सबके पास 10-10 हजार डिबेंचर्स हैं मेरी कंपनी के, समझना। तुम सबके पास कितने डिबेंचर्स मेरी कंपनी के? 10-10 हजार डिबेंचर्स हैं, समझना एक बार के लिए, ठीक है। मैं तुमको रिपेमेंट नहीं कर रहा अभी, रिपेमेंट करना है बहुत, रिपेमेंट 10 साल के बाद करूंगा, ठीक है। पर तुम अपने डिबेंचर को चाहो तो मार्केट में बेच सकते हो, लिस्टेड कंपनी डिबेंचर बिकते हैं ना मार्केट में। तो मैं मार्केट में गया, मैंने तुमसे ही एक मास्क पहन के अपनी कंपनी डिबेंचर परचेज कर लिए, तुमने अपनी इच्छा से बेचे, मैंने मैंने ही मेरी कंपनी के डिबेंचर क्या कर लिए, खरीद लिए। मैंने ही मेरी कंपनी क्या करी, डिबेंचर ओपन मार्केट में जाके खरीद लिए, ठीक है। अब मैं वो डिबेंचर खरीद के मेरी कंपनी में ले आया, मेरी कंपनी की ही वो लाइबिलिटी है, और मैं ही वो कंपनी, मेरी कंपनी की लाइबिलिटी को मैं बाजार से खरीद के लेके आ गया, एज इन्वेस्टमेंट खरीद के लेके आ गया। अब वो मेरा असेट भी बन गया, अब वो मेरा असेट भी बन गया। समझो आप, जो मैंने डिबेंचर इशू किए थे आपको, वो तो मेरी क्या थी, लाइबिलिटी थी। क्या थी वो? मेरी लाइबिलिटी। अब आपने बाजार में किसी को बेचे होते तो भी मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ कम हुई? अब आपने क्या करा, बाजार में बेचे, पर वो मुझे ही बेच दी, आपको पता ही नहीं है। मैं खरीद के ले आया मेरी कंपनी के अंदर डिबेंचर, तो मैं धवल धवल ने क्या करा, धवल को पैसे जरूरत है, धवल ने क्या करा, अपने डिबेंचर को बेचे, ठीक है। इसको क्या पता किसको बेच रहा है,
ओपन मार्केट है, स्टॉक मार्केट में किसी को बेचो, क्या पता लगता है। तो उसने क्या करा, बेच दिए। मैं मेरी कंपनी डिबेंचर इससे परचेस करके मेरी कंपनी में ले आया। अब ओवरऑल मान लो 5 लाख डिबेंचर इशू कर रखे हैं मैंने, 5 लाख डिबेंचर इशू कर रखे हैं मैंने, तो वो मेरी लाइबिलिटी में दिख रहे हैं, वो मेरी लाइबिलिटी में दिख रहे हैं। मैं 10,000 डिबेंचर बाजार से खरीद के लेकर आ गया, अब वो मेरे इन्वेस्टमेंट में दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट में। तो या तो मैं वो अपनी कंपनी में 10,000 डिबेंचर ला के उसका कर दूंगा, उसको फाड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? उसको फाड़ दूंगा। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैंसिलेशन। एक तरह से रिडम्पशन हो गया ना। धवल का पैसा धवल को मिला कि नहीं मिला? अरे इसको मिला कि नहीं मिला पैसा? पर मैंने डायरेक्ट दिया क्या, या मैं ओपन मार्केट से इसको खरीद के लेके आया? ओपन मार्केट से खरीद के लेके आया। मैं डायरेक्ट रिपेमेंट कर देता इसको, तो वो रिडम्पशन इन लमसम है, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट हो जाता। मैं इसको चुपचाप बिना बताए बाजार से खरीद के लेकर आ गया इसके डिबेंचर, क्योंकि इसको बेचने थे, इसको बेचने थे और मैंने इसके डिबेंचर खरीद लिए। इसको बोलते हैं रिडम्पशन और डिबेंचर बाय परचेजिंग इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से खरीद के लेके आया। अब मैं चाहूं तो मेरे डिबेंचर एज एन इन्वेस्टमेंट रख भी सकता हूं, और मैं चाहूं तो डिबेंचर को क्या कर सकता हूं, फाड़ के रिडम्पशन करके कैंसिल कर सकता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन बाय परचेजिंग इन ओपन मार्केट, जो आपके कोर्स में नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही था इस चैप्टर का, जो इन्होंने हटा दिया। बाकी तो पिद्दू टॉपिक है बिल्कुल, जो इन्होंने रख रखे हैं। तो ठीक है, तुम सीए फाउंडेशन में हो तो बच्चों के हिसाब से उन्होंने टॉपिक इजी डाल दिए। बाकी ये टॉपिक था पहले इंटर में आता था, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। समझ में आया क्या? ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपको तो बेसिक रिडम्पशन करना है, चुपचाप मास्क पहन के बाजार में जाके परचेस करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। आप तो डायरेक्टली अपने डिबेंचर होल्डर को पैसा दो, या तो इकट्ठा दे दो एक साथ, या फिर टुकड़ों में दे दो। तो रिडम्पशन या तो लमसम में कर दो, या फिर रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में कर दो। कुछ समझ में आया? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। अब रिडम्पशन करने के अपने पास में क्या है, दो तरीके हैं, एक तो बाय पेमेंट इन कैश और एक बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। अगर पेमेंट इन कैश करना है तो इकट्ठा कर दूंगा एक साथ, और या फिर टुकड़ों टुकड़ों में कर दूंगा। समझ में आ गया? ओपन मार्केट वाला कोर्स में आपके नहीं है। समझ में आ गया? बोलो क्लियर यहां तक? सिंपल। अब वही बात, पैसे कहां से लाऊंगा? पेमेंट करना है कैश में, याद करो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट करना है कैश में। सोर्स ऑफ फंड क्या था? या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, या आउट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, और या फिर मिक्स्ड ऑप्शन। यस और नो? वही सेम। या तो मैं रिडम्पशन कर दूंगा मेरे प्रॉफिट से, या तो आउट ऑफ कैपिटल से, इशू करके, नए शेयर इशू करके, ठीक है, और या फिर मिक्स्ड ऑप्शन, या फिर कम ऑन मिक्स्ड ऑप्शन। कुछ समझ में आया क्या? देखो बाबू बताता हूँ, चार्ट दिमाग में देखना। रिडम्पशन करना है डिबेंचर का, रिडम्पशन करना है डिबेंचर का, दो तरीके हैं। या तो पैसा पे कर दो, कैश में पे करके रिडम्पशन कर दो, या फिर उसको नए इक्विटी शेयर वगैरह या प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, शेयर इशू कर दो उसको, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करना है कैश में। अब पेमेंट करना है कैश में तो इकट्ठा एक साथ करना है या टुकड़ों में करना है? इकट्ठा करना है तो लमसम, टुकड़ों में करना है तो इंस्टॉलमेंट्स। अब पेमेंट करना तो है एक साथ, या पेमेंट करना तो टुकड़ों में, पर वो पैसा लाऊंगा कहां से जहां से पेमेंट करना है? वो सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा पेमेंट करने का? तो या तो मैं अपने रिजर्व में से पेमेंट करूंगा, या मैं अपनी कैपिटल में से, और या फिर मिक्स ऑप्शन, या फिर कम ऑन मिक्स ऑप्शन। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नया नहीं है। बस यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आ गई, कुछ कंपनी को डीआरआर बनाना है, कुछ कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना। आया समझ में? अब सुनो मेरी बात। मान लो अनलिस्टेड कंपनी है, और अनलिस्टेड कंपनी में भी एनबीएफसी है। कौन है? अनलिस्टेड कंपनी में भी कौन है भैया? एनबीएफसी है, ठीक है। क्या इसको डीआरआर बनाना है? रिक्वायरमेंट है। बट एनबीएफसी बोलती है कि हम तो हमारे डिबेंचर्स को रिडीम जो करेंगे ना, वो कैश में पेमेंट करेंगे, और प्रॉफिट्स का यूज करके पेमेंट करेंगे। तो भाई तू अगर प्रॉफिट्स का यूज करके पेमेंट करेगा ना, अगर तू प्रॉफिट्स का यूज करके पेमेंट करेगा ना, तो तेरे को क्या बनाना है पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। तो सर आपने तो बोला रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने तो बोला रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप अपने प्रॉफिट्स का यूज करके रिडम्पशन करोगे, तब तो आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। आप चाहो तो प्रॉफिट्स में से मत करो रिडीम, आप चाहो तो इशू ऑफ शेयर्स करके रिडीम कर दो, कोई मना नहीं है। डीआरआर बनाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं आप में। हेलो, पर अगर आप प्रॉफिट से रिडीम करते हो, पर अगर आप
प्रॉफिट से रिडीम करते हो तो फिर आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा, चाहे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है चाहे नहीं है। कुछ समझ में आया? अरे बोलो आया क्या? अगर आप डिबेंचर का रिडम्पशन प्रॉफिट्स में से करते हो तो आपको डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो अब किसको प्रॉफिट्स में से रिडम्पशन करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं? तो बोले अनलिस्टेड कंपनीज में एआईएफआई, बैंकिंग, एनबीएफसी, एचएफसी, इनको अगर डीआरआर नहीं बनाना है इसका मतलब इनको प्रॉफिट्स में से रिडम्पशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चाहे तो पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हैं, और अगर ये चाहे तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हैं। अगर ये आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हैं तब तो इनको क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। कुछ समझ में आया कैसे कैच करवाया? अरे बोलो, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करो, आप चाहो तो आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करो, पर अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हो तो क्या बनाना पड़ेगा आपको? डीआरआर बनाना पड़ेगा। कुछ आया? अरे बोलो आया क्या? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर अनलिस्टेड कंपनी में अदर एफआई है और अनलिस्टेड कंपनी में अदर एनएफआई है तो इनको 10% रिडम्पशन तो कम से कम प्रॉफिट से करना ही, क्योंकि 10% का कम से कम क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। इसका मतलब कम से कम 10% रिडम्पशन कहां से करना ही पड़ेगा? प्रॉफिट से रिडम्पशन करना ही पड़ेगा। इनके पास वो चॉइस नहीं है कि ये पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कर सके। सर अगर मान लो चाहते हैं कि 20% रिडम्पशन हम आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो 20 बना। अगर हम चाहते हैं कि सर 100% रिडम्पशन हम आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे तो 100 का 100 बना। कुछ समझ में आ रहा है? सर अगर ये चाहते ही नहीं है कि हम प्रॉफिट से रिडम्पशन करें, नहीं, इनके चाहने से नहीं होता भाई, इनको 10% का डीआरआर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब 10% रिडम्पशन को आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। इनको क्या आउट ऑफ प्रॉफिट करने की रिक्वायरमेंट है? रिडम्पशन। ये चाहे तो पूरा का पूरा 100% रिडम्पशन कहां से कर सकते हैं? आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल। और ये चाहे तो 100% रिडम्पशन डीआरआर बना के भी कर सकते हैं, आउट ऑफ रिजर्व भी कर सकते हैं, पर इनको डीआरआर बना के प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ आया? अरे आया क्या? कहने का मतलब भाई, आप कोई सी भी कंपनी दुनिया की, अगर आप प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हो ना, प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हो ना, तो क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की रिक्वायरमेंट किसकी किसकी है? अनलिस्टेड कंपनी में एफआई और एनएफआई को 10% का रिडम्पशन तो एटलीस्ट प्रॉफिट से करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 10% का डीआरआर बनाना पड़ेगा। और डीआरआर बनता ही कहां से है? प्रॉफिट से। डीआरआर बनता ही कहां से? कम ऑन, प्रॉफिट से। कुछ समझ में आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो इधर देखते हैं, देखो क्या लिस्टेड कंपनी को अपने प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? क्या लिस्टेड कंपनी कोई सी भी हो, उनको अपने प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की रिक्वायरमेंट है क्या? रिक्वायरमेंट तो नहीं है। पर अगर वो प्रॉफिट से रिडम्पशन करती है तो उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा। आया? अगर लिस्टेड कंपनी चाहे तो क्या वो आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर सकती है? हाँ, पूरा 100 का 100 कर सकती है। पर अगर वो चाहे तो आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकती है? हाँ कर सकती है, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास पैसा पैसा पड़ा है, करो, पर आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हो तो क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। पर क्या आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करना इनको पड़ेगा? नहीं। पर क्या आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडम्पशन अगर आप करते हो, और आप अगर अनलिस्टेड कंपनी में एफआई और एनएफआई हो, तो क्या आप आउट ऑफ प्रॉफिट से आपको रिडम्पशन करना ही पड़ेगा? बोले हाँ। बोले कितना परसेंट? 10% का रिडम्पशन तो आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम कितना डीआरआर बनाना पड़ेगा आपको? 10%। कुछ आया? तो ये कौन सी रिक्वायरमेंट दी हुई है? मिनिमम। क्या दी हुई है? मिनिमम। अगर आप ज्यादा चाहते हो प्रॉफिट से रिडम्पशन, ज्यादा का डीआरआर बनाओ। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की तो 1 रुपए का भी डीआरआर मत बनाओ। पर यहाँ पे तो आपको 10% का डीआरआर बनाना पड़ेगा, मतलब 10% रिडम्पशन आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। अगर ये कंपनी 100% रिडम्पशन प्रॉफिट से करती है तो 100%। अगर ये कंपनी 100% करती है तो 100%। अगर ये कंपनी 100% रिडम्पशन करती है प्रॉफिट से तो 100% का डीआरआर बनाना पड़ेगा। पर क्या इनको प्रॉफिट से रिडम्पशन करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो इनको डीआरआर अगर ये नहीं भी बनाते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन नहीं भी करते हैं, तो ये पूरा का पूरा 100% आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आया क्या? अरे बोलो आया क्या? कुल मिला के डीआरआर कब बनाना पड़ता है? जब आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हैं। डीआरआर कब बनाना पड़ता है? जब आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हैं। आया? आया कि नहीं आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? फटाफट से अभी जब चार्ट रिवाइज करवा दो, क्योंकि ये चार्ट है, ये चार्ट है, ये चैप्टर है, ये चार्ट ही चैप्टर है भाई साहब। देखो सर, कंपनी में दो कंपनी, अनलिस्टेड
लिस्टेड। अनलिस्टेड में पहला ग्रुप, अनलिस्टेड में पहला ग्रुप AIFI, बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC। क्या इस 4 कंपनी को प्रॉफिट से रिडम्शन करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, क्योंकि इनको DRR बनाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते। क्या इनको DRR इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, चाहे तो करो भाई, कोई मना ही नहीं है। इधर देखो, अनलिस्टेड कंपनी में अगला ग्रुप अदर FI और NFI। क्या इनको प्रॉफिट्स रिडम्शन करने की रिक्वायरमेंट है? कितना? कम से कम 10। और 50% कर देंगे तो 50% का DRR बनाओ, 100 कर देंगे तो 100 का DRR बनाओ, पर कम से कम 10% रिडम्शन तो प्रॉफिट से करना ही पड़ेगा। अरे बोलो, आया क्या? आया क्या? हालांकि इतने पेचीदा क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर फिर भी थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए भाई, चल क्या रहा है जीवन में, है कि नहीं। आगे देखो, क्या इनको DRR इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा? हाँ, कितना? कम से कम 15% ऑफ फेस वैल्यू का इनको DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और जिस दिन रिडम्शन हो उस दिन इन्वेस्टमेंट बेच के रिडम्शन में पैसा यूज कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? आगे देखो, लिस्टेड कंपनी में 2 ग्रुप, AIFI, बैंकिंग कंपनी, अदर FI। क्या इनको प्रॉफिट से रिडम्शन करने की रिक्वायरमेंट है? नो DRR। DRR बनाना ही नहीं है, मतलब प्रॉफिट से रिडम्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इनको इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? इनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना। समझ में? रिक्वायरमेंट नहीं है, करो तो बढ़िया बात। आगे देखो, तीसरा चौथा ग्रुप अदर FI, NBFC, HFC। क्या इनको प्रॉफिट से रिडम्शन करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, करना चाहे तो। और क्या इनको इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा? हाँ, वो तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ समझ में आया क्या? अरे बोलो। कुल मिला के जो ये आपकी किताब में ये इस तरीके से लिखा होता ना, ये रूल्स हैं, ये मैंने अपने हिसाब से नहीं बनाया भाई, ये रूल में लिखा है साफ साफ। पेज नंबर आप देख सकते हो 11.187, डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व को क्रिएट करने के रूल्स दिए हुए हैं। कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2019 के रूल 18 सब रूल 7 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया इन इन फलाना फलाना कंपनी को डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, किसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने इस टेबल को, थोड़ा सा अजीब से दिखने वाले टेबल को, चार्ट फॉर्म में क्रिएट कर दिया। बोलो क्लियर है? इन्वेस्टमेंट किसको करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी इस रूल में साफ साफ लिख के दिया है, तो मैंने इसको भी चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करना है वो भी साफ साफ लिख के दिया है। बोले आप अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी नहीं कर सकते, आप अडानी पावर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते भाई साहब, क्योंकि भैया उसको पता नहीं है, उसका कोई अता पता नहीं है, वो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, अपने को नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो सर क्लियर है? कुल मिला के कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो भी दिया हुआ है, कितना करना है वो भी बताया हुआ है, सब कहाँ बताया हुआ है? रूल्स में। कहाँ बताया हुआ है? रूल्स में। रूल 18 सब रूल 7 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट्स रूल्स 2019 में दिया हुआ है। मैंने इसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अगर एक चार्ट पढ़ लोगे समझ में आ जाए किसको DRR बनाना है, किसको DRR नहीं बनाना है। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग पहले टॉपिक पे, बहुत ही इजी है। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में पहला मेथड, लमसम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, पढ़ते हैं तो समझ में वैसे तो आ रहा है, पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम होल ऑफ इट्स डिबेंचर इन वन लॉट, एक साथ इकट्ठा लमसम में पेमेंट करेगी। कब? एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। अगर मैंने डिबेंचर 3 साल के लिए इशू करा है तो तीसरे साल के एंड पे, अगर मैंने डिबेंचर 5 साल के लिए इशू करा है तो 5वें साल के एंड पे, अगर मैंने डिबेंचर 7 साल के इशू किया तो 7वें साल के एंड पे। इकट्ठा पेमेंट दूंगा सबका, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में नहीं देने वाला। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैच्योरिटी डेट पे भी दे सकता हूं मैं, या फिर मैं पहले भी दे सकता हूँ, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। पहले भी दे सकते हैं पेमेंट, पर मैच्योरिटी डेट पे तो देना ही पड़ेगा, उससे बाद में नहीं दे सकते। सच रिडम्पशन में बी मेड एट पार, या तो रिडम्पशन पार पे होगा या फिर एट प्रीमियम पे होगा। वो तो देखो जैसा भी इश्यू में लिखा हुआ था उस अकॉर्डिंगली रिडम्पशन हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया, रिडम्पशन आप चाहो तो आप अगर आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करते हो तो क्या आपको DRR बनाना है? अगर आप आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन करते हो तो DRR बनाना है? नहीं बनाना। अगर आप डिवेंचर आउट ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो DRR बनाना है। जितना रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करोगे उतना आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। और तीसरा मेथड पता ही है आपको, मिक्स ऑप्शन। बोलो क्लियर? आगे चलते थर्ड पॉइंट,
इफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज पार्टली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, तो भैया जितना प्रॉफिट से रिडम्पशन कर रहे हो ना उसके लिए क्या बना दो, डीआरआर। जितना आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हो उसके लिए डीआरआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? अरे बोलो आया क्या? When all debentures are redeemed in lump sum, the DRR is closed. अब आपने DRR पहले बनाया, रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन करने के बाद में DRR का क्या करें, तो DRR को रिडम्पशन करने के बाद कहां पे ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। कहां पे? जनरल रिजर्व में। कहां पे? कम ऑन, जनरल रिजर्व में। बस रिडम्पशन तक का ही DRR का काम है। अब DRR डिबेंचर को मैं रिडीम कर चुका हूं, तो अब DRR का पैसे को कहां भेज दो आप, वापस से जनरल रिजर्व में आप भेज दो। कुछ समझ में आया क्या? कुल मिला के पहले साइड में रख दिया रहा मैंने रिडम्पशन तक, फिर रिडम्पशन हो गया, निकाल के वापस कहाँ डाल दिया, जनरल रिजर्व में पैसा डाल दिया। कुछ आया? अरे बोलो आया क्या? ये किस दिन की बात कर रहा है? किस दिन की बात कर रहा है? रिडम्पशन के बाद। रिडम्पशन के बाद क्या करेंगे, डीआरआर का जनरल में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे, बात खत्म। आगे देखो, अब जर्नल एंट्रीज कैसी होती है ये देखो, मैं फिर बता रहा हूँ। आईसीएआई इतना डेट्स को फॉलो नहीं करता है क्वेश्चंस के अंदर, बट एक्चुअल में रूल्स क्या है उस अकॉर्डिंगली मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। जैसे अपन ने पढ़ा था, लिस्टेड कंपनी को तो डीआरआर बनाना ही नहीं है, चेक कर लो चार्ट। लिस्टेड कंपनी को तो डीआरआर, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट बाय एन अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी चाहे तो बनाए, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने स्पेसिफिक इसके लिख दिया। अनलिस्टेड कंपनी जब भी प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करती है अपने पी एंड एल से, कहाँ पे, कहाँ पे, डीआरआर में। कहाँ पे? डीआरआर में। कम से कम कितना? 10%। वो भी अनलिस्टेड में कौन सी को करना पड़ेगा, सिर्फ सारी अनलिस्टेड को करना पड़ेगा क्या? अदर एफ आई एंड एन एफ आई। अदर एफ आई एंड एन एफ आई के बारे में बता रहा है ये, कम से कम, है ना? क्या एंट्री हुई? अरे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। हेलो, ये देखो ना, हो गया ना, स्टेटमेंट ऑफ पिंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्रिएट कर लिया डीआरआर। कब क्रिएट करना है? बोले सर आपको क्रिएट करना है 31 मार्च। जिस ईयर में रिडीम करना है ना उसके पिछले साल के 31 मार्च तक आपको डीआरआर क्रिएट कर देना है। जिस ईयर में रिडम्पशन कर रहे हो ना उस ईयर के पहले वाली 31 मार्च जो है ना वहां तक आपको डीआरआर क्रिएट कर देना है। हेलो, जिस ईयर में रिडम्पशन कर रहे हैं ना, जैसे मान लो अपन रिडम्पशन कर रहे हैं 23-24 में, तो डीआरआर कब तक बन जाना चाहिए? 31 मार्च 2023 तक। 31 मार्च 2023 तक अपन रिडम्पशन को कर रहे हैं, 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 2024 तक। इसके जस्ट पहले वाली 31 मार्च 2023 तक मुझे डीआरआर बना देना है। आया? अरे बोला आया क्या? आगे देखो, अब आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा जहां पे करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट किस डेट तक करना है? जिस ईयर में आपको रिडम्पशन करना है ना, जिस ईयर में आपको रिडम्पशन करना है उस ईयर की 30 अप्रैल तक। जैसे रिडम्पशन करना है मुझे 23-24 में, रिडम्पशन कब करना है? 23-24 में। मान लो रिडम्पशन करना है 1 फरवरी 2024। कब करना है? 1 फरवरी 2024 में रिडम्पशन करना है। ईयर कौन सा हो गया? 23-24। स्टार्ट कब हुआ ईयर? 1 अप्रैल 2023। एंड कब होगा? 31 मार्च 2024। रिडम्पशन कब हो रहा है? 1 फेब 2024। तो इस 23-24 में रिडम्पशन होना है। तो इस 23-24 में जब रिडम्पशन होना है ना, तो इस 23-24 की स्टार्टिंग मंथ कौन सा आता है? अप्रैल आता है। उस अप्रैल के महीने महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? डीआरआर तो कब बनाना है? पिछले साल तक। और इन्वेस्टमेंट कब करना है? इसी साल में। कब करना है? इसी साल में 30 अप्रैल से पहले पहले। 30 अप्रैल से पहले पहले कितना? कम से कम 15%। जिसको करना है। किस किस को इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? अनलिस्टेड एफआई और एनएफआई। और लिस्टेड में एफआई, एनबीएफसी, एचएफसी। कुछ आया? अरे बोलो आया क्या? क्लियर है? इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? अरे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे कम ऑन यार, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस इन्वेस्टमेंट क्या बोल देंगे? डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल।
डिबेंचर रिडम्पशन जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कर दिया इन्वेस्टमेंट। अब जिस दिन रिडम्पशन होगा, जिस दिन रिडम्पशन होगा उस दिन इस इन्वेस्टमेंट का आचार डालेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। बेचेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हेलो, प्रॉफिट लॉस होगा पेंडल में डाल देंगे, प्रॉफिट लॉस होगा पेंडल में डाल देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, पैसा आ गया। अरे पहले इन्वेस्टमेंट खुद नहीं कराया, फिर बोलता है बेच दो, बेच दिया, पैसा आ गया वापस। हेलो, अब क्या करना है, इस पैसे का और बाकी पैसे का क्या यूज करना है, रिडम्पशन करने के लिए। अच्छा, हो सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट में मैं इंटरेस्ट कमा लूँ, हो सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट में क्या कमा लूँ, इंटरेस्ट कमा लूँ। तो उस इन्वेस्टमेंट की जब इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, एक बार के लिए टीडीएस को इग्नोर करना, तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और इस इंटरेस्ट को कहाँ बेच देंगे, पी&एल में। वैसे ही इस इन्वेस्टमेंट को बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट या लॉस को भी कहाँ बेच देंगे, पी&एल में। और आया क्या, और आया क्या, सबसे पहले इसने क्या बोला, बोले डीआरआर क्रिएट करो। क्या बोला, डीआरआर क्रिएट करो। कब तक करना है, जिस ईयर में रिडम्पशन करना है ना, उसके जस्ट पहले वाली 31 मार्च तक डीआरआर बन जाना चाहिए। फिर क्या बोला, इन्वेस्टमेंट करो। कब तक, जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट, जिस ईयर में रिडम्पशन करना है ना, उसी ईयर की 30 अप्रैल तक डीआरआर इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। क्लियर। अरे बोलो, यहां तक को डाउट होना आ रहा है, ओके। फिर क्या बोला, जिस दिन रिडम्पशन करना है उस दिन इन्वेस्टमेंट को बेच दो, प्रॉफिट लॉस पेंडल, इंटरेस्ट अर्न पेंडल। अरे आया क्या, अरे बोलो आया क्या, आगे देखो। अब रिडम्पशन की बारी। तो रिडम्पशन की एंट्रीज आपको आती है यार, कहाँ सिखाई थी, इश्यू ऑफ डिबेंचर में सिखाई थी ना, साथ साथ में दी हुई थी ना। 6 केस थे, 6 केस करवाए थे ना आपको, करवाए थे। रिडम्पशन भी करवाया था, एंट्री भी करवाई थी, ये तो नो। तो अगर रिडम्पशन पार पे कर रहे हो, क्या एंट्री होगी, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगली एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, खत्म। डिबेंचर प्रीमियम पे कर रहे हो, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर जो प्रीमियम डेबिट हुआ है इसको कहाँ चार्ज कर देने का, पी&एल से। हालांकि वैसे तो अभी चार्ज करने का क्या मतलब है, जिस दिन इशू करा होगा उस दिन ही लॉस को डेबिट करके पी&एल में चार्ज कर दिया होगा, पर आईसीए वाले बोलते हैं नहीं नहीं हम नहीं मानते। हम तो नहीं मानते कि तुमने उस दिन, जिस दिन इशू करा होगा उस दिन लॉस को डेबिट करा होगा और उस दिन आपने प्रीमियम को क्रेडिट करा होगा। हम तो ये मानते हैं कि जिस दिन आप रिडम्पशन कर रहे हो ना, उसी दिन आप पहली बार प्रीमियम को डेबिट भी कर रहे हो और उसी दिन आप प्रीमियम को पी&एल से चार्ज भी कर रहे हो। ऐसा आईसीए वाले मानते हैं, जो गलत है पर ये मानते हैं। कहने का मतलब, रिडम्पशन अगर पार पे है, एंट्री हो जाएगी परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और प्रीमियम पे कर रहे हो तो परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और पेमेंट की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर ये प्रीमियम को भी कहाँ से राइट ऑफ कर देना, पी&एल से। अरे आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल 1 आपको लिखवाया था मैंने, आपने लिख भी लिया होगा, पढ़ते हैं, ठीक है। बोला था ना एग्जाम्पल लिखने के लिए, जिसने लिखा लिख लेना भाई बाद में। ट्यूलिप लिमिटेड कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड। कुछ बोला है कि ये एनबीएफसी है, एआईएफआई है, बैंकिंग कंपनी है, एचएफसी, कुछ बोला है तो क्या मानेंगे, अनलिस्टेड में एनएफआई, क्या मानेंगे, अनलिस्टेड में एनएफआई, क्या मानेंगे, अनलिस्टेड में एनएफआई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ट्यूलिप लिमिटेड ने 4 लाख रुपए के 9% डिबेंचर इशू किए थे 1 अप्रैल 2016 को एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। ओके, बताना एंट्री, बताना, बताना एंट्री, जिसका रिडम्पशन किस पे होना था, 10% के प्रीमियम पे। फेस वैल्यू, तो इशू प्राइस, इशू प्राइस, इशू प्राइस 106, रिडीमेबल प्राइस 110। क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशू, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने रुपए, 106, 106। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106। अभी एक बार 106 की कर लो, 2% डिबेंचर 100,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6, अभी बचा है, अभी बचा है, अभी 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, तो लॉस डेबिट्स हो प्रीमियम क्रेडिट, लॉस डेबिट्स 10, प्रीमियम क्रेडिट 10। एंट्री ओवरऑल क्या हुई बताता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106 अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 106, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, टू परसेंटेज डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 6, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। कराया था ना आपको, पढ़ाया था ना इशू, हेलो हो गई है तो इशू की एंट्रीज इन्होंने मांगी तो हमने कर दी। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, 12th क्लास की आईसीएससी बोर्ड में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आता है, आरबीएससी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आता है 12th क्लास के बोर्ड्स में, ठीक है। सीबीएसई में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 12th क्लास में नहीं आता है, ठीक है। तो ये 12th क्लास का ही मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। कर ली एंट्रीज, अरे बोलो कर ली क्या? 106 106 106 10 100 6 10 करवाया है, सब कुछ करवाया है सर आपको, इजी, ओके। क्या बोला ये? बोले सर इशू करा था 31 मार्च 1 अप्रैल 2016 को, और रिडम्पशन कब करना है? 31 मार्च 2020 को रिडम्पशन करना है, ओके। ये बोल रहा है कि अज्यूम करना कि इन्वेस्टमेंट भी किया है हमने, कहाँ पे किया है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उस पर कितना ब्याज मिलता है? 10%। बोले कब कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट? बोले मैंने 30 अप्रैल के दिन कर दिया ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इन विच इन विच इन विच रिडम्पशन इज ड्यू। बताना भाई रिडम्पशन किस ईयर में ड्यू है, बताना रिडम्पशन किस किस ईयर में ड्यू है, बताना रिडम्पशन किस ईयर में ड्यू है। 1920, अरे ईयर तो 19-20 हो गया ना। देखो पहला साल 16-17, दूसरा 17-18, फिर उसके बाद 19-20, 3 साल का क्वेश्चन है। रिडेम्पशन कब करना है? 31 मार्च 2020। तो इन्वेस्टमेंट करने की डेट मैंने बताई थी ना आपको, इसी ईयर की 30 अप्रैल तक मुझे इन्वेस्टमेंट कर देना है, ये सर ने बताया था ना। और डीआरआर कब बनाना है? 31, नहीं मैंने कुछ, अरे मैं कुछ खा गया, सॉरी सॉरी, खा गया तुम बोले भी नहीं यार। हाँ बोला, तू बोला, आवाज नहीं है पर 18-19, फिर हो गया 19-20, सॉरी 4 साल। रिडेम्पशन कब करना है? 19-20। तो इन्वेस्टमेंट कब तक करना है? 30 अप्रैल 19 तक इन्वेस्टमेंट करना है, यस और नो। डीआरआर कब तक बन जाना चाहिए? डीआरआर कब तक बन जाना चाहिए? 31 मार्च 19 तक बन जाना चाहिए। आप चाहो तो अभी बना लो, अभी बना लो, या बना लो, या बना लो, पर कुल मिला के 31 मार्च 2019 तक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हो जाना चाहिए। और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कब तक हो जाना चाहिए? 30 अप्रैल 2019, यस और नो। आया? अरे बोला आया क्या? अरे आया कि नहीं है भाई यार, इसमें क्या है यार, कमो बोल रहा है इस डेट तक करना है तो करना है, बात खत्म। भाई ने बोला करने का सिंपल। आगे देखो इन्वेस्टमेंट बताओ भाई, यही है कंपनीज एक्ट 2013, तो भाई है ना भाई, ये तो भाई है, भाई की बात माननी पड़ती है आपको यहाँ पे। चलो तो कुल मिला के 31, ये भी नकटा है, ये बोल रहा है मैं तो 31 मार्च 2019 को ही डीआरआर बनाऊंगा। बना ले भाई, वैसे तो सही है, लॉ के हिसाब से चल रहा है। 31 मार्च 2019 को अपन क्या बनाएंगे? डीआरआर। अच्छा कुछ बोल रहा है कि रिडम्पशन हमने कहाँ से किया है? कुछ नहीं बोल रहा है तो ये तो बोल नहीं रहा भाई हमने को रिडम्पशन कहाँ से किया है, तो ठीक है। हमें मान रहे कि हमने आउट ऑफ कैपिटल ही किया है, तो हमको कम से कम 10% का तो क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर। आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो ऑलरेडी इशूड कैपिटल है उससे कर सकते हैं अपन ना, मतलब जरूरी नहीं कि नई इशू करनी पड़ेगी। आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो इशूड कैपिटल है उससे हम रिडम्पशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर का भी तो पैसा चुका सकते हैं ना अपन बाहर वाले को, समझ में आ रहा है? तो डीआरआर कितने का बनेगा समझो। ओवरऑल नॉमिनल वैल्यू कितनी थी डिवेंचर्स की? 4 लाख। इसका कम से कम कितना डीआरआर बनाना पड़ेगा? 10%, कितना हुआ? एंट्री बताओ, डीआरआर बनाने की एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, कितना? 40,000। कितना? 40,000। अगर ये क्वेश्चन में बोलता हमने 100% आउट ऑफ प्रॉफिट किया है तो पूरा 4 लाख का बना देते। इसने कुछ नहीं बोला,
तो 10% बना दिया, क्योंकि 10% तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। हेलो, यस और नो, आ रहा है क्या? आ रहा है क्या भाई? इसमें कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस। अगला कह रहा है बनाना है, बना दिया। अगला कह रहा है नहीं बनाना है, नहीं बनाता। अगला कह रहा है 100% ऑटो प्रॉफिट करता तो मैं 100% का बना देता। यस और नो? क्लियर है? क्लियर है पक्की? तो मैंने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना बना दिया भैया? 10% का DRR मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ओके, पहले तो इस भाई ने इशू की एंट्री करवा दी, फिर ये DRR बनाने की एंट्री मैंने यहाँ कर दी। चलो अब बताओ, अब क्या करना है अगला? कब तक? 30 अप्रैल 2019 तक करना है। कितना परसेंट? 15%? किसका 15%? नॉमिनल वैल्यू का या इश्यू प्राइस का? नॉमिनल वैल्यू 4 लाख का 15% कितना हुआ? 60,000। एंट्री। अब आप चाहो तो DRR इन्वेस्टमेंट लिख दो, या आप चाहो तो DRR इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख दो। कुल मिला के है तो इन्वेस्टमेंट ही, कुल मिला के है तो इन्वेस्टमेंट ही। क्या एंट्री होगी? DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 60,000। 60,000 कब कब कर रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट? 30 अप्रैल 2019। अपन तो नकटे हैं, लास्ट डेट पे करेंगे। ये देखो, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो, रिडम्पशन कब करना है? रिडम्पशन कब करना है? इन्वेस्टमेंट कब किया मैंने? ठीक है, कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए इन्वेस्टमेंट करे हुए? इन्वेस्टमेंट करने की डेट से रिडम्पशन की डेट तक कितने महीने हो गए? 11। क्यों जाना चाहता हूँ मैं ये? क्योंकि ब्याज मिलेगा ना। कितना ब्याज? 10%। किस पे? किस पे? इन्वेस्टमेंट पे तो मिलेगा। कितना इन्वेस्टमेंट था? 60,000। 60,000 का 10% 11 महीने के लिए। 60,000 का 10% 6,000। 11 महीने के लिए 5,000। पक्की? तो 5,500 को तो ब्याज मिलेगा। और 60,000 जो इन्वेस्टमेंट किया है कम से कम उतना भी मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कुछ बोला तो है नहीं, तो भैया मान नहीं, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना अपने को मिल जाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। और ब्याज कितना मिल जाएगा? 5,400, 5,500। एंट्री इकट्ठी कर दो या अलग अलग कर दो, जैसे आपका मन पड़े। बैंक अकाउंट डेबिट 65,500 टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट 60,000 टू इंटरेस्ट अर्न 5,500। यस और नो? आगे क्या भाई, इसमें क्या हो गया? पहले इन्वेस्टमेंट करा, फिर बेच दिया। करा इन्वेस्टमेंट, फिर बेच दिया। ओके, साथ में ब्याज भी आ गया। ओके ओके। अब हाँ, इंटरेस्ट को डाल दो कहाँ पे? पेंडल में। चलो, और अब क्या? रिडम्पशन करना है ना? एंट्री क्या होगी? परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 4 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर कितना डेबिट? 40,000 टू डिबेंचर होल्डर 4,40,000। अरे सिंपल है ना यार, जितनी लायबिलिटी क्रेडिट करो तो डेबिट करोगे ना भाई। और अगली एंट्री हो गया। क्लियर है? और फिर जो ये DRR बनाया था, क्या करें इसका? क्या करें इसका? ये जर्नलिज्म में ट्रांसफर। इंटरेस्ट जो मिला था पेंडल में ट्रांसफर। और ICA के हिसाब से एक और एडिशनल एंट्री। ICA कहती है कि हम नहीं मानते कि आपने प्रीमियम को स्टार्टिंग में ही प्रीमियम की एंट्री कर दी होगी। ICA तो बोलती है हम तो ये मानते हैं कि भैया आपने प्रीमियम पहली बार डेबिट किया तो उसको क्या करो, राइट ऑफ भी अब करो। पेंडल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ICA के हिसाब से, जो गलत है। पर ICA कहती है नहीं नहीं नहीं, प्रीमियम को हम नहीं मानते कि आपने पहले लॉस को डेबिट। ICA ये बोलती है, ICA ये बोलती है कि हम नहीं मानते कि आपने इशू के टाइम पे लॉस को डेबिट किया होगा 40,000 से और प्रीमियम को क्रेडिट किया होगा 40,000 से। ICA ये बोलती है, क्या बोलती है ऐसी? कि आपने वो प्रीमियम प्रीमियम की एंट्री इशू के टाइम पे करी ही नहीं होगी। हम तो ये मानते हैं, हालांकि आपने तो कर दी थी। पर ICA बोलती है कि नहीं जी, आपने तो ना तो लॉस डेबिट किया होगा और ना आपने प्रीमियम क्रेडिट किया होगा। तो आप यहाँ पे पहली बार प्रीमियम डेबिट कर रहे हो, तो इसको
क्रेडिट भी अभी करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे आया कि नहीं आया? आईसीआई वाले नेता हैं कुल मिला के, ये कहते हैं हम तो नहीं मानते, वो मत मान भाई। तो कोई बात नहीं, आईसीआई वाला कहता है प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हुआ पहली बार, और उसको पेंडल से राइट ऑफ करके क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। समझ में आ गया? अरे बोलो। तभी तो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पे भी तो अपन प्रीमियम क्या कर रहे थे? पेंडल से राइट ऑफ कर रहे थे ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कहाँ से राइट ऑफ करना है? पीएनएल से राइट ऑफ करना है। आया कि नहीं? अरे बोलो आया कि नहीं? इजी हार्ड है? भयंकर इजी है, भयंकर इजी। आया कि दीदी? बस आई सी है क्या बोलता है कि एडिशनल एंट्री करने के लिए, कौन सी एडिशनल एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, क्लियर है? पक्के? एक बार अगला चेक करो प्लीज, प्लीज एक बार चेक करो प्लीज। अभी बता दूंगा सब आपके डाउट, आप जो आराम से पूछना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या किसी को शक है कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी है? बैंकिंग कंपनी, और वो भी कौन सी? लिस्टेड। अरे लिस्टेड है तो शेयर है मेरे पास में इसके, भर भर के शेयर पड़े हैं मेरे पास, ये मेरा फेवरेट बैंक है एसबीआई। ये गवर्नमेंट का बैंक है, डूब ही नहीं सकता। ये डूब जाएगा तो गवर्नमेंट खत्म भाई। एसबीआई डूब नहीं सकता भाई साहब, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया का एसबीआई। एक तो एसबीआई, एक आईसीआईसीआई और एक एचडीएफसी, ये तीन बैंक भयंकर इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। कुछ भी बर्बाद हो जाएगी ये तीन बैंक बर्बाद नहीं होने देगी, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लिस्टेड बैंक है, मेरे पास शेयर है इसके। ठीक है, लिस्टेड बैंक, लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी में कौन सी? बैंकिंग कंपनी। लिस्टेड में बैंकिंग कंपनी, लिस्टेड में सबसे राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। हाँ, थर्ड या फोर्थ? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में क्या था? नो डीआरआर, नो इन्वेस्टमेंट। सॉर्टेड है जीवन। ना तो डीआरआर बनाना भैया, और ना डीआरआर इन्वेस्टमेंट करना। हेलो, अब कोई कोई डीआरआर नहीं बनाना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। देखते हैं आगे, पढ़ भाई क्या बोल रहा है। बोल रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूड 20,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच। यहाँ रुपए दिए हुए, नंबर दिया हुआ, नंबर ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है या रुपीस दिया हुआ है? इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था 4 लाख, नंबर ऑफ डिबेंचर दिया हुआ था, रुपीस दिया हुआ था? रुपीस। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा बहुत ट्रिक्स को पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 20,000 डिबेंचर इशू करे हैं हमने। एक डिबेंचर था कितने का? 50। कितने का? 50। इशू प्राइस क्या? इशू प्राइस 100। 100 नहीं सर, 54 है यहाँ पे सर, 100 था ही नहीं। 50 + 8%, 54। ओके, रिडम्पशन किस पे करना है, कुछ बोला है क्या? रिडम्पशन प्राइस 50। चलो इशू की एंट्री बताओ। हालांकि आपको नहीं पूछेंगे इस चैप्टर में इशू की एंट्री, पर आनी तो चाहिए ना, क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 54 54, पहली एंट्री इशू प्राइस से होती है। ओके, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 54, 2% डिबेंचर 50, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4। आ गई? हो गई दो एंट्री। किस दिन करेंगे ये? इशू की डेट पर। किस दिन? इशू की डेट पर। इशू की डेट क्या? इशू की डेट क्या है? 30 जून 2010। ये दो एंट्री हो गई। आ गया? रिडम्पशन कब करना है? रिडम्पशन कब करना है? 30 जून 2020, 10 साल बाद। अब आ गए अपन 30 जून 2020 के दिन, तो डीआरआर बनाना पड़ेगा। क्यों? बैंकिंग कंपनी पहली बात तो, लिस्टेड तो रिक्वायरमेंट तो है नहीं, और क्वेश्चन में बोला भी नहीं आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन नहीं कर रहे। फिर क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, तो डीआरआर बनाना है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट कर दूं? 30 अप्रैल 2020 को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। करना है क्या? को नहीं करना? फिर क्या करें? सर मौज करो, और क्या? रिडम्पशन की एंट्री क्या एंट्री होगी? 6% डिबेंचर क्रेडिट किया था इश्यू के टाइम पे, क्या कर देंगे आज? डेबिट। प्रीमियम देना है, तो 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगली एंट्री
खत्म, क्वेश्चन फ्री। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा सही ना, टॉपिक है तो। बहुत डीप में चलता है ये, इंस्टॉलमेंट्स में तो भयंकर डीप में है, पर इतना आपके काम का ही नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स के अंदर तो ये बोलता है कि इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करो, एक साथ इन्वेस्टमेंट मत करो। पर ठीक है, अपने वो भाई नहीं, जितना पंचायती नहीं है जीवन में अपने, वो सब 12th क्लास के टॉपिक है, वो पढ़ाते नहीं यहाँ पे। क्लियर है क्या? कोई डाउट थोड़ा ना हुआ? अरे हुआ क्या, बोलो पक्के। तो ये आपका टॉपिक है, बहुत ही आसान, ठीक है। कोई डाउट आया? बिल्कुल भी नहीं आया ना, पक्की? कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं आया? श्योर एकदम? अब एक बार चलते हैं आईसीए में, चलते हैं बट ढूंढने चलते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। एक मिनट, 1 सेकेंड, सीक्वेंस चेक कर लूँ। ओके 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 गाइस, प्लीज कम ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखते हैं, देख कितना समझ में आया है। प्लीज फोकस करना सर, प्लीज। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी, अदर देन AIFI, बैंकिंग भी नहीं है, NBFC भी नहीं है, HFC भी नहीं है, तो फिर है कौन सी? NFI है फिर, और क्या? अदर है कुल मिला के, अदर। अदर में या तो FI है या फिर अदर में NFI है, तो मैं NFI मान रहा हूँ। अनलिस्टेड में अदर NFI, DRR बनाना है, अच्छा, और DRR इन्वेस्टमेंट भी करना है। ओके, कितना? DRR तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम भी लिख लो। DRR बनाना पड़ेगा 10%, और DRR इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कितना परसेंट? 15%। ओके, अब मैंने एक बार लिख दिया, जो मेरे को लॉ पता है वो मैं लिख दिया। ओके, अब एक बार रीड करते हैं आगे। बोल रहे कि इस कंपनी के पास 31 दिसंबर 2021 को 6% मॉर्गेज, 10,000 डिबेंचर्स, 100 रुपए के हैं। मतलब टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी है ऑलरेडी इशूड? ऑलरेडी इनकी बैलेंस शीट में डिबेंचर कितने की लाइबिलिटी दिख रहा है? 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख पे दिख रहा है। ओके ओके, आगे चेक करते हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी है इनके पास, है इनके पास। बोल रहा ना 31 दिसंबर 2021 को DRR भी है। कितने का है? 50,000। एक बार बुद्धि लगा लो, 10 लाख का डिवेंचर है, 10 लाख का डिवेंचर का 10%, 1,50,000 बना हुआ है, तो कितना कम है? और क्या एंट्री होगी? अबे DRR बनाने की एंट्री यार, स्टेटमेंट ऑफ पेंडल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना? 50,000। 50,000 आया क्या? अरे 50 के बनाएंगे ना, यस और नो? तो अपन ने क्या किया भैया, 50,000 का डिवेंचर। अच्छा, मैंने इसको कवर नहीं किया, कोई बात नहीं, देखो बनाते हैं, आपके साथ में करते हैं। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझने में ध्यान प्लीज। हालांकि इसकी डेट पता है अपने को, कब तक बन जाना चाहिए था ये? जिस दिन रिडम्पशन हो रहा है ना, उस वाले ईयर के 30 अप्रैल, उस वाले ईयर के 30 अप्रैल तक बन जाना चाहिए था। ऐसे की कहानी थी ना। आई से बोलता है मैं डेट्स को नहीं मानता, ऐसे बोलता है वो 30 अप्रैल 31 मार्च तेल लेने जाए। अगर आज रिडम्पशन कर रहा हूँ ना, आज बनाओ DRR, और आज ही जर्नलिज्म में भेज दो, मुझे मतलब नहीं है। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? मैंने आपको पहले रोल सिखा दिया,
कब तक बन जानी चाहिए, कब तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, ऐसे क्या बोलता है? मुझे डेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आपकी मर्जी पड़े तब बनाओ। तो कुल मिला के मेरी मर्जी तो पड़ रही है, पर अभी 31 दिसंबर 2021 तो खत्म हो ही गया, तो मैं फिर डीआरआर कब बना लेता हूँ? 1 जनवरी 2022। क्या एंट्री होगी? पी एंड अकाउंट डेबिट, ये स्टेटमेंट ऑफ, मैं रफ में कर रहा हूँ ना, ये बार शॉर्ट में कर रहा हूँ। DRR कितना? 50,000। कॉपी में ऐसा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है भाई, पूरा लिखेंगे, पर एक बार मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एंट्री कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे बताओ, आगे देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि हमारे पास में ओ हो इन्वेस्टमेंट भी है, वाह यार, कितना है, कितना है? जी क्या लिखा हुआ है इसने? इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमने शेड्यूल्ड बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ओके, वो तो तूने लॉ के हिसाब से करा होगा। ओके, जिसपे कोई चार्ज क्रिएटेड नहीं है, चार्ज मतलब वो इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं पे गिरवी पे नहीं रखा हुआ है, मतलब फ्री है वो, फ्री 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 फ्री। 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ओके, बताना कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था? किसका? नॉमिनल वैल्यू का? 10 लाख का 15%? 1.5 लाख, 1.5 लाख का हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अब करना है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट को करने की रिक्वायरमेंट से मैं फ्री। ओके, ओके, रहा क्या? आगे देखो, बोला एड इंटरेस्ट 4% पर एनम रिसीवेबल ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो ठीक है ना, मतलब 31 मार्च, सॉरी 31 दिसंबर एवरी ईयर, तो 31 दिसंबर 2021 का तो मिल ही गया होगा। अगर ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है तो 31 दिसंबर 2021 तक का तो इंटरेस्ट को मिल ही गया होगा, मिल गया होगा इसको तो। अपन तो 1 जनवरी से एंट्री कर रहे हैं ना। ओके, आगे देखो, बोले बैंक बैलेंस भी है कंपनी के पास, कितने का बैंक बैलेंस है? 9 लाख। वाओ, कुछ करना है इसका? अभी कुछ नहीं करना, वो तो पेमेंट करेंगे तब देखेंगे बैंक में पैसा है कि नहीं है, बात की बात। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड है 31 दिसंबर 2021 तक का, मुझे पता है, वो तो दिख रहा है, कॉमन सेंस भी चलती है ना मेरी कि भाई 31 दिसंबर तक का ब्याज मिलता है, तो वो तो 31 दिसंबर 2021 तक का तो ब्याज मिल ही गया होगा। यस और नो? 31 दिसंबर 2021 तक का बैलेंस दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर 2021 को इंटरेस्ट मिलता है, तो 31 दिसंबर 2021 तक का तो ब्याज मिल गया है, अगला कह रहा है। क्लियर? मुझे कोई एंट्री करनी? वो पहले वाले साल के मुझे क्या मतलब, आगे बताओ। ये बोल रहा है फरवरी 2022 को इन्वेस्टमेंट को बेचो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितने में बेचेंगे? इन्वेस्टमेंट कितने में बेचेंगे? ये बोल रहा है 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख पे बेच दो, बहुत ही बढ़िया। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा 2 महीने का? 2 महीने का ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? 2 महीने कौन कौन से? Jan 22, Feb 22। सर उससे पहले वाला, उससे पहले वाला वो तो मिल गया ना यार, बोला है ना, क्या मतलब आपको? 2 महीने का बस बताया, 2 महीने का मिल जाएगा। हेलो, यस और नो? तो या तो मैं एक इकट्ठी एंट्री कर दूं या अलग अलग कर दूं, तो मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। कब की कर रहा हूँ इकट्ठी? 28 Feb 2022। अरे समझो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू इंटरेस्ट। इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, आप चाहो अलग अलग कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इन्वेस्टमेंट के तो कितने मिले? भाई इन्वेस्टमेंट के और ब्याज 1,50,000, कितना परसेंट है? कितना आ गया? 1,000। कितना है पैसा बैंक में? कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं, बोला करो यार, क्या करते हो यार ऐसे यार? समझ में आया क्या आपको? पक्की? अब क्या करना है? अभी इंटरेस्ट आ रहा है, ट्रांसफर कर देंगे पेंडल में, इसके अलावा बताओ। रिडम्पशन की एंट्री पक्की? रिडम्पशन पार पे करना है प्रीमियम पे? बोल रहा है डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101, साथ में जो भी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट बनता है ना, उसको भी देना है। ओके, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, अगर आप उनका पैसा चुका रहे हो तो वो क्या कहेगा अगला? बोले मेरा ब्याज भी तो दादा, मेरा ब्याज भी चुका भाई मेरे को।
अरे यार, आप किसी को डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हो तो उसको डिबेंचर का तो पैसा देना ही पड़ेगा, और साथ में उसका ब्याज भी तो देना पड़ेगा। यस और नो? तो बोला भैया मैं तो अपना क्या लूंगा, ब्याज भी लूंगा और डिबेंचर का पैसा भी लूंगा, पर पैसा 100 नहीं लूंगा मैं। फेस वैल्यू भले ही 100 रुपए थी ना, मैं कितना लूंगा एक डिबेंचर के बदले में? 101। क्या लूंगा? 101 रुपये लूंगा। आया? तो पहले ड्यू करें। ड्यू एंट्री बताओ, कितना परसेंट डिबेंचर है? 6% डिबेंचर। कितना? 10 लाख का ही है वो, तो बुक्स में 10 लाख का है, 10 लाख ही डेबिट करना पड़ेगा। पर वो सर, वो 101, वो 1 रुपया एक्स्ट्रा देना है ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा देना है ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा देना है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 1 रुपया देना ना एक्स्ट्रा। 10,000 डिबेंचर पे 1 रुपया, कितना आ गया? 10,000। ब्याज की अलग से कर दूंगा मैं एंट्री। टू डिबेंचर होल्डर। आप चाहो तो ब्याज की भी इधर ही कर देते, मैंने अलग कर दूंगा मैं, तो थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी मेरे को। ओके ओके ओके। अरे ओके, ओके। चलो, अगली एंट्री। अरे बोलो। इंटरेस्ट कर दूं? इंटरेस्ट का पेमेंट कर दूं? या आप चाहो तो पहले ड्यू कर दूं इंटरेस्ट को, फिर इकट्ठा पेमेंट कर दूंगा, आप जैसा कहना चाहो वैसे ही। तो पहले मैं इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री कर देता हूँ, इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री। इंटरेस्ट अपना खर्चा है कि इनकम है? एक्सपेंस है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। हाँ, कितना? 10 लाख पे 2 महीने का ब्याज। उससे पहले का तो पे ऑफ हुआ हुआ होगा, मैं यही मान रहा हूँ यार, कमॉन। 2 महीने का ब्याज कितना हुआ, कितना परसेंट से? 6%। कितना हुआ? 10,000 पक्की? अरे बोलो यार। पेमेंट कर दूं अब सारा इकट्ठा? पहले देख लो पैसा है क्या इतना। पैसा है क्या? बैंक में 9 लाख थे, इन्वेस्टमेंट बेच के कितने मिले? 1.5 लाख। ब्याज कितना मिला? 1,000। तो कितने हो गए ओवरऑल? 10,51,000। 10,51,000 हो गए। उसमें चुकाने कितने हैं अभी? पैसे है मतलब ना? देखो, आपकी किताब में एंट्री नहीं कराई हुई है, डायरेक्ट अकाउंट बने हुए हैं, पर अगर बिना एंट्री कराए मैं अकाउंट बनवाने सिखा दूंगा ना, टेंशन में आ जाओगे आप, इसलिए मैं एंट्री करवा रहा हूँ। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत जीवन में? कोई दिक्कत? अरे बोलो यार, पक्की बात। अब जो डीआरआर बना हुआ था 50 का, और जो 50 का बनाया, कितना हो गया? 1 लाख। अब क्या करें उस 1 लाख के डीआरआर का? क्या करें उस 1 लाख के डीआरआर का? जर्नलिज्म में क्या एंट्री हुई? डीआरआर अकाउंट डेबिट टू कितना? पूरे 1 लाख? श्योर? ये प्रीमियम है ना, प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा। ऐसे तो मानता ही नहीं है ना, इशू के टाइम पे आपने करा होगा, तो अब चार्ज करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना? 10,000। इस और नो? तो इस ब्याज को भी चार्ज कर देते लगे तो, इसको भी कर चलो, ये लो, ये जो ब्याज दिया ना अपन ने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो टोटल 20,000 पेनल्टी चार्ज कर लिए, ब्याज के और प्रीमियम के। ब्याज के और प्रीमियम के। अब एक ब्याज अपने को मिला भी था, ये मिला था ना, ये रहा। क्या करूं उसको? पेनल भेज दो। कोई नहीं, मतलब ईयर एंड पे कर लो एंट्री, में 28 फरवरी को कर रहा हूँ, ऐसे डेट मानते नहीं है ना, पता है आपको। इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू कितना? अरे आया क्या? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? दीदी आया क्या? थोड़ा थोड़ा आया? या आ गया पूरा? आपको आ गया? साक्षी जी, इधर। इसमें कुछ ऐसा कोई खतरनाक चीज थी क्या? भाई 50,000 का डीआरआर बना हुआ था, 50 का बना दिया। इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ था तो करने की जरूरत तो थी नहीं।
इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, बेचने के साथ साथ में ब्याज भी मिल गया। उसके बाद डिबेंचर की ड्यू एंट्री कर दी, ड्यू एंट्री में प्रीमियम भी डेबिट कर दिया, फिर इंटरेस्ट को भी ड्यू कर दिया एक बार, फिर इंटरेस्ट के साथ में पैसा चुका दिया डिबेंचर होल्डर को। और डीआरआर जो क्रिएट किया हुआ था 50 का, और जो 50 का क्रिएट किया था वो कहाँ डाल दिया, 1 लाख का पूरे इकट्ठा जर्नलिज्म में। और फिर ये जो खर्चे वर्चे हुए पेंडल से चार्ज करके इनकम को पेंडल में ट्रांसफर करके खत्म कर दिया। आया, आया कि नहीं आया? अब देखो बुक में क्या दिया हुआ है, एंट्रीज या अकाउंट। आ जाओ, तो ये एंट्री में सामने है, अकाउंट बना देंगे, इसमें क्या हो गया, एंट्री सामने है ना आपके, अकाउंट बनाते हैं, आ जाओ। कितने अकाउंट बनाए? बोलो डिबेंचर का, प्रीमियम का, डीआरआर इन्वेस्टमेंट का, डिबेंचर इंटरेस्ट का। बना भाई बना, तो इच्छा उतने बना। बोलो बैंक का, ओके। बोलो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ओहो हो। और बनाने क्या, डिबेंचर होल्डर नहीं बना इसने, कोई बात मत बना भाई। चेक करो प्लीज, चेक करो। पहली एंट्री क्या की थी, पहली एंट्री क्या की थी देखो, पेनल टू डीआरआर। अच्छा डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस था, डीआरआर का ओपनिंग बैलेंस था या नहीं था? कितने का था? 50। ओपनिंग बैलेंस था रिजर्व का, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 50। चेक करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50। फिर मैंने एंट्री मारी, डीआरआर में और डाला 50,000। क्या कहाँ पे करूंगा पोस्टिंग, क्रेडिट साइड पे, बाय बाय। ओके ओके, क्लियर। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। चेक करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था या नहीं था? इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था क्या, कितना था? क्या कर दिया यहाँ पे, इसको क्रेडिट कर दिया बेचने के टाइम पे। तो क्रेडिट किसने किया, बैंक ने, तो बाय बैंक। ये बाय बैंक, क्लोज क्लोज। अरे बोलो यार, कम ऑन, सिंपल। आगे देखो, 6% डिबेंचर को डेबिट किया, प्रीमियम और रिडम्पशन और डिबेंचर को भी डेबिट किया। 6% डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस था क्या, देखना। अरे था ही यार, लायबिलिटी थी मेरी, कम ऑन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख थी ना ऊपर दी हुई ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था ना, पैसे चुकाया। तो अपन ने डायरेक्ट बैंक से पेमेंट कर दिया, पहले ड्यू किया। क्या एंट्री हुई थी, 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर। तो डेबिट में क्या जाएगा, टू डिबेंचर होल्डर। आया क्या, आया या नहीं आया? आ गया, ओके। अब प्रीमियम का बना रहा है क्या ये अकाउंट? ओके, प्रीमियम का ही बना रहा है। तो प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस था, नहीं था। मैंने क्या बोला, आईसीआई नहीं मानता, आईसीआई नहीं मानता कि प्रीमियम आपने स्टार्टिंग में इश्यू के टाइम पे क्रेडिट किया होगा। इसका मतलब प्रीमियम को पहली बार डेबिट कब किया है, अभी, अभी रिडम्पशन टाइम पे। ओके, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम के डेबिट में टू डिबेंचर होल्डर 10,000। अरे कुछ नहीं, पोस्टिंग दिखा रहा हूँ आपको मैं एंट्रीज की। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगली एंट्री, इंटरेस्ट का बना रहा है क्या अकाउंट, देखना। डिबेंचर इंटरेस्ट का बना रहा है क्या? अरे मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख दिया, वो डिबेंचर इंटरेस्ट लिख रहा होगा, एक ही बात। अच्छा पहले मैंने डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर किया है, फिर मैंने डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक किया है। हो सकता है वो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक डायरेक्ट कर दे, हो सकता है कि वो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक डायरेक्ट कर दे। अरे मैंने दो अलग अलग एंट्री करी, पहले डिबेंचर होल्डर को ड्यू करा, फिर पेमेंट करा। अगर आप नेट करते हो पेमेंट की तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस और नो? तो वो नेट कर रहा है या दो कर रहा है, नेट कर रहा है। बोला पहले डिबेंचर इंटरेस्ट को इसने पे कर दिया, पेमेंट कर दिया, नेट। अगर अपने हिसाब से चलते तो अपन कहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, अपने यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर लिख देते, उसमें क्या जा रहा है। अरे बोलो, आया, आया, आया कि नहीं आया? ओके, आगे देखो, डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनवा रहा है क्या, नहीं बनवा रहा? डिबेंचर होल्डर का अकाउंट बनवा रहा है क्या ये? नहीं बनवा रहा, होता तो क्या करते, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पैसे चुका देते हैं, ये कहानी। ओके, अब कौन सा अकाउंट रहेगा, बैंक रहेगा, तो बैंक का भी लास्ट में देखेंगे। पहले बताओ अपना डिबेंचर अकाउंट क्लोज, बोले हाँ क्लोज, ओपनिंग बैलेंस डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर, प्रीमियम ऑन डिबेंचर अकाउंट को डेबिट किया टू डिबेंचर होल्डर, और लास्ट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर को क्या किया, पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज बाय पीएनएल। यस और नो? अरे प्रीमियम में चार्ज करेंगे ना, क्लोज। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल क्लोज। डिबेंचर इंटरेस्ट को भी लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करा था मैंने, पीएनएल में, ये भी क्लोज। आ गया, यहाँ तक आ गया,
अब बैंक का बनाए, ओपनिंग बैलेंस कितना था बैंक का, 9 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचा तो 1.5 लाख मिला, और इंटरेस्ट का 1,000 मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट जो मिला 1,000, और टू इन्वेस्टमेंट बेच के 1.5 लाख। आ रहा है, आ गया। अब बैंक से पेमेंट किया, किस किस का पेमेंट किया, एक तो ब्याज का, और एक वो 10 लाख 10,000 रिडम्पशन का। तो बाय डिबेंचर होल्डर 10,10,000, बाय डिबेंचर इंटरेस्ट 10,000। अपन ने जो एंट्री करी अपन उस हिसाब से बाय डिबेंचर होल्डर 10,20,000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। और लास्ट में बैलेंस बच गया 31,000, खत्म। डीआरआर में ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000। अपन ने कितना और डाला, 50,000, और लास्ट में डीआर को कहां पे ट्रांसफर कर दिया, क्लोज। आया कि नहीं आया बताओ आप, अरे बोलो। मैं अगर आपको पहले प्रोसेस नहीं समझाता तो डायरेक्टली अकाउंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ ही नहीं आता, इसलिए पहले मैंने आपको एंट्रीज डिस्कस करी, उसके बाद ये अकाउंट अपन ने यहाँ पे बना हुआ देखा। आया कि नहीं आया, श्योर, कोई डाउट नहीं है, पक्की बात, एकदम कंफर्म। तो अब एक काम आपको करना है, काम मतलब जो अपन ने ये एग्जाम्पल पढ़ा था ना आज अभी, जो ट्यूलिप वाला आपने लिखा है, उसके बाद अपन ने जो एसबीए वाला पढ़ा है, इसकी जर्नल एंट्रीज एक एक डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों की जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ तक खत्म। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1 का डायरेक्ट अकाउंट आपको नहीं बनाना है। जो जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको स्क्रीन पे करके दिखाई थी, मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले एंट्रीज लिखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, पर एंट्री लिखेंगे और फिर क्या बनाएंगे, अकाउंट। समझ में आ गया। तो ये अपन ने करा अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 तक, क्लोज। समझ में आ गया, हो गया चैप्टर खत्म। बस ये एक क्वेश्चन ढंग से कर लिया ना आपने, ये चैप्टर क्लोज हो गया है सर। अभी जो बाकी बचे हुए 2-3 इलस्ट्रेशन है ना, बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, सेम बेसिक है। मैं घर पे करने के लिए आपको नहीं दे रहा ठीक है, मैं आधा घंटा कल की क्लास में करवा दूंगा। ओके, समझ में आ गया, अरे बोलो, क्लियर है, इजी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।